Hello and welcome to Bawal Banking Classes. Before starting the video, please go through the copyright disclaimer that this video is for educational purposes only. आज हम लोग जुलाई 2024 के सर्कुलर्स की बात करेंगे, आरबीआई से जो इशू हुए हैं उसके बारे में। तो आरबीआई ने एलिजिबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज यानी CAI से संबंधित जो हैं कि CRA से संबंधित अपनी बेसल 3 संबंधित क्या रेगुलेशंस बताई हैं, कुछ चेंजेस किए हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। कि पहले क्या था कि बैंक्स को कहा गया था कि वो फ्रेश रेटिंग या क्रेडिट एवेल्यूशंस जो है वो ब्रिक वर्क रेटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो कि एक CRA यानी क्रेडिट एजेंसी है उससे नहीं लेंगे, ठीक है, ये मना किया गया था। ये कब कहा गया था? 12 अक्टूबर 2022 के प्रेस रिलीज में। अब लेकिन क्या किया गया है, कुछ चेंजेस किए गए हैं। जो नए लोन्स हैं उसके लिए बैंक्स को अभी जो अलाउ कर दिया गया है कि वो CRA क्रेडिट एजेंसी ले सकते हैं, किससे? ब्रिक वर्क रेटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा, ठीक है। लेकिन लिमिट कितनी की गई है? 250 करोड़ तक की। अगर 250 करोड़ से कम का लोन है किसी सिंगल को, तो उस केस में इसकी रेटिंग, इस CRA की रेटिंग ली जा सकती है, ठीक है। ये किया गया है चेंज, जो पिछला था उसके बदल करके। और जो एग्जिस्टिंग लोन है उसके लिए परमिट किया गया है कि जो अभी सर्विलांस है, जो मॉनिटरिंग और रेटिंग्स है उसको अपडेट करते हुए जो उनका ऑलरेडी रेटिंग चल रहा है, चाहे वो कितने भी अमाउंट का हो, वो वैसे ही चलता रहेगा, ठीक है, जब तक कि लोन का टर्म एंड नहीं हो जाता है, ख़त्म नहीं हो जाता है। मतलब जो भी लोन का टर्म है, फ्रेश लोन्स के लिए 250 करोड़ की लिमिट कर दी गई, इतना बस ध्यान कर लीजिए। और ब्रिक वर्क इंडिया रेटिंग लिमिटेड, ये ध्यान कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है बस। स्पेशल केस बताया गया है लार्ज वर्किंग कैपिटल लोन्स के लिए। जो एग्जिस्टिंग वर्किंग कैपिटल लोन्स हैं 250 करोड़ से ज़्यादा के लिए, उनके लिए जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है वो सिर्फ और सिर्फ सर्विलांस सर्विसेज ही प्रोवाइड करेगी, जब तक कि लोन रिन्यू नहीं हो जाता बैंक के द्वारा। रिन्यू होने के बाद जो बैंक है वो नई रेटिंग या जो रिस्क असेसमेंट है उसको एडजस्ट करते हुए न्यू टर्म्स के हिसाब से लोन की रेटिंग प्राप्त कर सकता है। इन शॉर्ट, जो चेंजेस हैं वो अलाउ करते हैं कि जो अप्रोच है वो और बेहतर अप्रोच CRA रेटिंग संबंधित बैंक्स लोन के लिए हो सके, जिससे कि बैंक्स जो हैं वो इन रेटिंग्स को रिस्क असेस करने के लिए और कैपिटल एडिकेसी का कैलकुलेशन करने के लिए प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकें, खासकर छोटे लोन्स में और जिसमें ऑन सर्विलांस कंटिन्यूसली चल रही है एग्जिस्टिंग लोन्स में, मतलब नए लोन्स के लिए भी और एग्जिस्टिंग लोन्स के लिए भी। जो एक्सेप्शन है वो लार्ज वर्किंग कैपिटल लोन्स के लिए है, जिससे कि जो बैंक्स हैं उनका जो करंट अंडरस्टैंडिंग है, रिस्क जो है वो मेंटेन रह सके और जो फाइनेंशियल एक्सपोजर है उसमें ज़्यादा दिक्कत ना आए। अब LRS और IFSC अमेंडमेंट्स के बारे में बात करते हैं। LRS और IFSC इन दोनों के विषय में हम डिटेल वीडियो में एक बात कर चुके हैं, जो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हैं। LRS का मतलब होता है लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, जो कि RBI के द्वारा एक फ्रेमवर्क बनाया गया है, जो कि क्या करता है, अलाउ करता है जो रेजिडेंट इंडिविजुअल्स हैं कि वो अपना पैसा अब्रॉड भेज सकें अप टू अ सर्टेन लिमिट। वो अलग अलग पर्पसेस के लिए लगता है, फीस भरने के लिए, मेडिकल बिल्स के लिए या ट्रैवल के लिए, उन सब पर्पसेस के लिए ये किया गया। लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम IFSC का फ्रेमवर्क है, RBI का फ्रेमवर्क है। IFSC क्या होता है? IFSC ये आपका जो आप नेफ्ट में यूज़ करते हैं वो IFSC नहीं है, ये IFSC है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। जैसे इंडिया में ये कहाँ पर है? ये इंडिया में गिफ्ट सिटी गुजरात में, ठीक है, आपको पता होगा। ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए जाते हैं देश के द्वारा, जो कि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए, जिससे कि एक लिबरलाइज्ड रेगुलेटरी एनवायरनमेंट पैदा हो सके, जो कि उस जोन में अलग हो और उससे इकोनॉमी को बढ़ावा मिले और ट्रस्ट डेवलप हो सके। तो रिव्यू से पहले ये कहा गया था कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के अंतर्गत IFSC जो इंडिया में होता है वहाँ पैसा भेज सकते थे, 2 स्पेसिफिक रीजंस से। क्या क्या रीजंस थे? पहला तो ये था कि जो सिक्योरिटीज़ हैं उनमें इन्वेस्ट करने के पर्पज से, जो भी IFSC में सिक्योरिटीज़ हैं उनमें इन्वेस्ट करने के लिए LRS के थ्रू पैसा भेजा जाता था, बट उनमें नहीं जो कि इंडियन एंटिटीज़ हैं, ठीक है, जो भी इंडियन एंटिटीज़ आउटसाइड IFSC लोकेटेड है उसमें नहीं कर सकते थे। जो फीस है एजुकेशन में बताया आपको, जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस पे करनी है उसके लिए IFSC की प्रेजेंस की एक इम्पॉर्टेंस थी, ठीक है। स्पेसिफिक कोर्सेज जो कि गैजेट में ऑलरेडी मैंशनड होते हैं वो उसके लिए कहा गया था। इसके लिए जो इंडिविजुअल्स हैं वो फॉरेन करेंसी अकाउंट IFSC में खोल सकते हैं, ये भी बात बताई गई थी। लेकिन अब क्या चेंजेस हुए हैं, जो अब इसमें इन्होंने थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव ले लिया है RBI ने, और LRS और IFSC जो IFSC उससे संबंधित LRS में क्या क्या चेंजेस किए हैं ये देख लीजिए। अब जो है वो इंडिविजुअल्स
LRS जो लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम है उसको क्या कर सकते हैं, उसकी हेल्प से फाइनेंशियल सर्विसेज या प्रोडक्ट्स को परमिट कर दिया गया है कि वो IFSC एक्ट यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस एक्ट 2019 के अंतर्गत, जब तक वो IFSC के अंतर्गत है उसमें लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ वो FCA का भी, यानी जो FCA यानी फॉरेन करेंसी अकाउंट जो कि IFSC में है, उसमें भी किसी भी प्रकार का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, चाहे वो करेंट हो चाहे वो कैपिटल अकाउंट हो, वो कर सकते हैं। अदर फॉरेन जुरिडिक्शंस में भी जो कि IFSC के बाहर हो। ठीक है, पहले IFSC के बाहर अलाउ नहीं थे, अब अलाउ हो गए, इतना आपको याद रखना है। IFSC एक्ट 2019 याद रखना है। बैंक्स और उसके साथ साथ जो भी ऑथराइज्ड एंटिटीज़ हैं उनको ये कहा गया है कि वो अपने कस्टमर्स को न्यू रूल्स के बारे में बता दें। इन शॉर्ट, ये जो पूरा जो चेंज है, जो भी बदलाव किए गए हैं, उससे क्या फ़ायदा होगा, उससे फ्लेक्सिबिलिटी होगी इंडिविजुअल्स को कि वो अपना पैसा IFSC में यूज़ कर सकें इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स के लिए, और जो प्रीवियसली रिस्ट्रिक्शंस थे इन्वेस्टमेंट संबंधित, उनसे उनको छुटकारा मिलेगा। इससे क्या होगा, वो अपना सिक्योरिटीज़ में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और फीस आदि पे करने के लिए भी, एजुकेशनल फीस आदि पेमेंट करने के लिए भी यूटिलाइज कर सकते हैं। रिलीज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर मिसलेनियस रेमिटेंसेज, इसका देख लीजिए, इसमें फॉर्म A2 की बात की गई है। फॉर्म A2 एक डिक्लेरेशन फॉर्म है जो कि क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस के लिए रिक्वायर्ड होता है। इसमें डिटेल्स दिए जाते हैं ट्रांजैक्शंस के, जो कि कंप्लायंस फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन जो सब कंप्लायंस है उससे संबंधित सारी डिटेल्स इसमें होते हैं, और साथ ही साथ इससे इलीगल एक्टिविटीज़ को रोका जा सकता है। ठीक है, ये फॉर्म A2 है, डिक्लेरेशन है क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस के लिए। तो इसमें पहले रूल क्या था, जो ऑथराइज डीलर्स थे, बैंक हों चाहे जो अन्य एंटिटीज़ थे वो हों जो कि फॉरेन एक्सचेंज में डील करते हैं, जैसे फुल फ्लेजेड मनी एक्सचेंजर वगैरह हम लोगों ने पढ़े हुए हैं, वो लोग क्या करते थे कि फॉरेन एक्सचेंज है उसको रिलीज़ कर सकते थे करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन के रूप में, सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल लेटर के बेस पर। लिमिट कितनी थी, $25,000। उस समय फॉर्म A2 की रिक्वायरमेंट नहीं थी। ठीक है, जो पेमेंट था वो डिमांड ड्राफ्ट या चेक के द्वारा किया था, लेकिन लिमिट कितनी थी, $25,000 तक। अब नया रूल क्या आया है, जो ऑथराइज डीलर्स हैं उनको फॉर्म A2 फिजिकल या डिजिटल फॉर्म में ऑब्टेन करना है क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस करने से पहले, इररिस्पेक्टिव ऑफ द ट्रांजेक्शन अमाउंट। ट्रांजेक्शन अमाउंट चाहे $25,000 से कम हो चाहे ज़्यादा हो, दोनों ही केसेस में, हर एक केस में उन्हें फॉर्म A2 डिजिटल या फिजिकल फॉर्म में प्राप्त करना है। ये ऑथराइज डीलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब ओल्ड सर्कुलर उसको हटा लिया गया है। जो डीलर्स हैं, जो डीलर्स मतलब ऑथराइज डीलर्स, जो बैंक से अन्य एंटिटीज़ हैं, पढ़ा है आपने ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1, 2 ये सब आप लोगों ने पढ़ रखा हुआ है। उनको ये इंश्योर करना है कि फेमा एक्ट का कोई भी जो रेगुलेशन है वो वायलेट ना हो। डीलर्स को इसकी कंप्लायंस करनी है, अपने कस्टमर्स को इसके बारे में इन्फॉर्म करना है, और फेमा सेक्शन 10(5) को फॉलो करना है जिससे कि कोई भी वायलेशन ना हो। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ फॉर्म A2 का क्या बताया गया है, जो अभी हमने बात करी कि रेमिटेंस लिमिट है उसको हटा दिया गया है, और सबमिशन क्या हो गया, ऑनलाइन या फिजिकल या डिजिटल किसी भी फॉर्म में हो सकता है। पहले रूल क्या था कि ऑथराइज डीलर्स जो थे उनको अलाउ था कि वो फॉर्म A2 ऑनलाइन एक्सेप्ट क्रॉस बॉर्डर के लिए कर सकते हैं, बट वहाँ पे कुछ कंडीशनल लिमिट थी, लिमिट आपको पता है $25,000 की, अब वो हटा लिया गया। अब जो ऑथराइज डीलर्स हैं उनको परमिट कर दिया गया है कि वो ऑनलाइन या फिजिकल फॉर्मेट में प्राप्त कर सकते हैं, बस शर्त यह है कि फेमा 1999 का सेक्शन 10(5) फॉलो होना चाहिए। गाइडलाइंस दी गई हैं, जो ऑथराइज डीलर्स हैं उनको इसके संबंध में गाइडलाइंस और ऑनलाइन सबमिशन जो भी है वो सब बोर्ड से अप्रूव कराना है, और जो एग्जिस्टिंग लीगल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसके अंतर्गत ये सब काम करना है। जो एडीज़ यानी ऑथराइज डीलर्स हैं उनको फेमा 1999 और KYC रेगुलेशंस फॉलो करने हैं। ये नहीं है कि फॉर्म A2 आप यूज़ कर रहे हैं तो आप KYC नहीं फॉलो करेंगे, KYC इज़ कंपलसरी टू फॉलो। और इसकी रिपोर्टिंग कहाँ करनी है इनको, फीटर्स पर। फीचर्स देखिए, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्लेटफॉर्म है, ये एग्जाम में अक्सर आता है। फीचर्स का फुल फॉर्म याद कर लीजिए, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन रिपोर्टिंग सिस्टम। जैसे हम लोगों ने CIMS पढ़ा था ना, उसी तरह से फीचर्स भी XBRL की जगह CIMS आया था। तो फीचर्स है फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन रिपोर्टिंग सिस्टम। ये फिर से वही कहा गया है कि कस्टमर्स को इसके बारे में इन्फॉर्म करना है। अब बताया गया है, गाइडलाइंस दी गई है किसके बारे में, डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड के बारे में। ये किससे संबंधित है, प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स यानी UCBs, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जो है उनसे संबंधित है। तो डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड, जो कुछ UCBs होते हैं उन्होंने डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड यानी DEF बना रखा है। ठीक है, किस लिए, प्रॉफिट्स को पे आउट करने के लिए, मतलब डिविडेंड के रूप में अपने स्टेक होल्डर्स को प्रॉफिट प्रोवाइड करने के लिए, जब ठीक है वो बना रखा हुआ है।
जो भी फ्यूचर डिविडेंड्स होते हैं उनको प्रॉफिट में, या जब लॉस होता है तो उसको यूटिलाइज़ किया जाता है। तो इसके संबंध में क्या गाइडलाइंस है, जो अभी प्रेजेंट में जो गाइडलाइंस है उनके उसमें ऐसा कहा गया है कि जो डिविडेंड है वो सिर्फ और सिर्फ नेट प्रॉफिट से ही, करंट ईयर के नेट प्रॉफिट से ही पे किया जाता है। ठीक है, वो भी कब, जब सारा प्रोविजन और एडजस्टमेंट हो चुका हो लॉसेस के लिए। ठीक है, DEF यानी डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड जो है वो डिविडेंड वो नहीं यूज़ किया जाता। किस बारे में, डिविडेंड यूज़ करने के लिए। ठीक है, डिविडेंड पे आउट करने के लिए, मतलब जो भी है वो लॉसेस वगैरह रिकवर करने के बाद सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर का जो है वही प्रॉफिट पे आउट किया जाता है स्टेक होल्डर्स को। जो डिविडेंड में, जो इक्वलाइजेशन फंड में जो पैसा पड़ा हुआ है वो नहीं गया जाता। कैपिटल कंसिडरेशन देख लेते हैं। कुछ यूसीबीज़ ने क्या किया है कि अपने DEF यानी डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड को टियर 2 कैपिटल में काउंट कर लिया है। भाई आपको पता है बेसल 3 के हिसाब से हमको टियर 1 और टियर 2 कैपिटल लेके चलना है। टियर 1 हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जो कोर कैपिटल है बैंक का, जो उसकी बैकबोन है, जो कि उसके स्टेक होल्डर डायरेक्ट इन्वेस्ट किया है। भाई बैंक शुरू हुआ, फिर इन्वेस्टमेंट, फिर उसमें डिपॉजिट आया ना, लेकिन इन्वेस्टमेंट तो पहले से, तब तो बैंक शुरू हुआ। तो वो जो कोर इन्वेस्टमेंट है, उसका प्राइमरी है, वो आता है टियर 1 में। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, जो कुछ बैंक्स हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, वो लोग क्या कर रहे हैं, अपने डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड को टियर 2 कैपिटल में इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि गलत है। इसके संबंध में, या ये कह लीजिए कि ग्रे एरिया में था इसलिए यूटिलाइज किया था। अब इसमें गाइडलाइंस दी गई हैं कि जो यूसीबीज़ हैं उनको ये अलाउ किया गया है कि वो DEF यानी डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड जो है उसके बैलेंसेस को जनरल रिजर्व या फ्री रिजर्व में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जो इसका कैपिटल क्लासिफिकेशन के लिए कहा गया है कि जब ये ट्रांसफ़र जो बैलेंस कर लिया जाएगा जनरल या फ्री रिजर्व में, तो ये टियर 1 कैपिटल की तरह ट्रीट कर लिया जाएगा। ठीक है, लेकिन कब किया जाएगा, जब आप इसको जनरल या फ्री रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे बैंक्स को, तभी इसको टियर 1 कैपिटल में इंक्लूड किया जाएगा। जो यूसीबीज़ हैं उनको ये जो ट्रांसफ़र वो करेंगे ना, मतलब DEF से उसको जनरल फ्री रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे, वो इनको डिस्क्लोज़ करना पड़ेगा नोट एंड अकाउंट्स में अपनी बैलेंस शीट के ऊपर। ये डायरेक्शंस किसने दिए हैं, RBI ने दिए हैं। ठीक है, तो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उनको बैलेंस शीट पे ये चीज़ दिखानी होगी। यूसीबीज़ यानी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी ऑपरेटिव एक्ट्स हैं या बायलॉज हैं वो इससे संबंधित साथ में फॉलो करने पड़ेंगे। अब बात करते हैं FAR की। FAR हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो जो नॉन रेजिडेंट्स हैं वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं फुली एक्सेसिबल रूट्स के द्वारा। ठीक है, बस इसमें क्या किया गया है कि इसमें एक्सक्लूड कर दिया गया है 14 ईयर और 30 ईयर जो टेन्योर है सिक्योरिटीज़ का, उनको हटा दिया गया है। तो फुली एक्सेसिबल रूट कब इंट्रोड्यूस किया गया था, 30 मार्च 2020 को। ये क्या करता है, ये नॉन रेजिडेंट यानी अप्रवासी भारतीयों को कुछ लिमिटेड सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो होती हैं, G-SECs जो होती हैं, उनमें इन्वेस्ट करने के लिए अलाउ करता है। किसके साथ, जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। एलिजिबल सिक्योरिटीज़ इसमें क्या बताई गई हैं, जो FAR के लिए एलिजिबल सिक्योरिटीज़ हैं उनके संबंधित डेट जी सर्कुलर्स दिए गए नीचे, जो बहुत रेलेवेंट नहीं है आपके लिए डेट्स उनकी। कुछ टेन्योर रिमूव कर दिए गए, कौन सा, 14 साल का और 30 साल का। 14 ईयर और 30 ईयर का जो G-SECs हैं उनको इससे रिमूव कर दिया गया। जो एग्जिस्टिंग जो 14 और 30 ईयर ओल्ड टेन्योर्स हैं जो ऑलरेडी अंडर FAR थी, वो अभी भी अवेलेबल रहेंगी फॉर नॉन रेजिडेंट, जो पहले से, जो नई इंक्लूड करी जाएंगी, जो पहले से वो बनी रहेंगी। ठीक है, इन्वेस्टमेंट की लिमिट बताई गई है। जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं वो नए 14 साल और 30 साल में इन्वेस्ट करेंगे, वो उसके लिए कुछ सर्कुलर्स बताए गए हैं, नीचे दिए गए हैं किसकी क्या क्या सर्कुलर्स की रिक्वायरमेंट, 2024 का, 18 का, 22 का। इन सर्कुलर्स को आपको रखने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जो डायरेक्शंस हैं वो बस यहाँ पे समझ लीजिए कि नॉन रेजिडेंट इंडियंस को FAR के थ्रू अलाउ कर दिया गया। 14 और 30 ईयर ओल्ड जो G-SECs हैं उनको बाहर किया गया। जो डायरेक्शंस हैं ये किस में दिए गए हैं, सेक्शन 45W है RBI एक्ट 1934 का, चैप्टर 3D में सेक्शन 45W। सेक्शन कभी कभी पूछ लिया जाते हैं, इसलिए आप याद रखिएगा। ठीक है, ये जो चेंजेस हैं तुरंत से इमीडिएटली एप्लीकेबल हो गए। विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ पार्ट 1। अभी जुलाई का आधा और पोर्शन बचा है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये RBI सर्कुलर जुलाई 2024 का पार्ट 1 था। डू लाइक एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द कॉमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर अ वैल्यूएबल टाइम।